तो यह आपके होने वाले एसएससी क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल पेपर है, जिसको आपको सॉल्व करके अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। और सिर्फ प्री बोर्ड नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, आपका बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करने वाला है। तो इसका पार्ट ए का सॉल्यूशन मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, 1-2 दिन पहले। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं, जिसमें इस पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व किया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारा कि इफ़ A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड C इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड I इक्वल्स टू दिस, देन हमें प्रूफ करना है कि फाइंड A ब्रैकेट B प्लस C माइनस 14I। तो सबसे तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना है B प्लस C। तो B प्लस C हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो पहले वाले को हम 1 को 4 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, 2 को हम 1 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 2 को हम 1 से ऐड करेंगे हमें मिलेगा अगेन 3, एंड 4 को हम 5 से ऐड करेंगे हमें मिलेगा अगेन 9। तो ये हमें आ गया, ये हमारा B प्लस C आ गया। देन हमें क्या करना है, तो हमें A से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप इसको एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, मैं इसको ऐसे नोट डाउन करूँगा सब कुछ सॉल्यूशन बताने के लिए। तो हमें A हमारे पास ये दे रखा है, तो मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 3 4, और B मैट्रिक्स हमारे पास है 5 3 3 9। हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से। तो 1 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 प्लस में लिखा जाता है। देन फिर पहले रो का हम दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू 9 27। ठीक है, देन सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6 एंड 4 9 ज़ा 30, 4 9 ज़ा 36। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो 5 + 9 14, यहाँ हमें क्या मिल गया, तो 30, यहाँ हमारे पास आ गया 22, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 42। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए ब्रैकेट B प्लस C माइनस 14I। तो 14I का मतलब क्या है कि आप इसको नोट डाउन कर लो, 14 22 30 42 माइनस 14I का मतलब है कि 1001। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का देखो मैट्रिक्स का है। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट आपको अगर सही से डिटेल में फार्मूला पता होगा, आपने डिटेल में प्रैक्टिस किया होगा, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो चैनल पे आपको सेलिना बुक के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ एम एल अग्रवाल बुक के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए गए हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे कोई वीडियोज़ भी आप मिस ना करो। देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमें क्या दिया है, देखो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग काफ़ी जल्दीबाजी में इसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि बस आप समझ जाओ कि हर एक क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें दिया गया क्या, ट्रायंगल ए बी इज अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। हमें सिंपली क्या बोला है कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, जहाँ पे ए हमें दे रखा है 1, बी हमें दे रखा है 0,4 एंड सी हमें दे रखा है -6,4। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, पैरेललोग्राम दिया जाए, ट्रायंगल दिया जाए, तो अपने आंसर शीट में उसका फिगर जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, देन हमें बोला गया कि डी क्या है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड कर सकते हैं, जो कि निकलेगा x1 क्या होता है फार्मूला मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला को अगर पता ना हो तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के का कह लो कि मैंने एक फार्मूला शीट बना करके वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ देख लें। तो मैथ्स चैप्टर आपके आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूले हैं, सबका एक क्विक रिवीजन आप सभी को हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 0 - 6/2 एंड 4 + 4 यानी 8/2। तो हमारे पास क्या आ गया, -3/4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारा पहला आंसर आ गया -3/4। आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। तो मीडियन ए डी हमारा यही तो होगा ना, ए से डी को हम ज्वाइन कर लें, मीडियन ए डी। देखो अब ये लाइन ए डी जो है वो 2 पॉइंट से पॉइंट ए से एंड पॉइंट डी से। तो जब भी कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करती है,
तो उसका अगर हमें इक्वेशन पता करना हो तो हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस वाई वन, सॉरी क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म को अप्लाई करके हम इस लाइन का इक्वेशन बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट आपके पास कौन कौन सा है, ये आपका a है और ये पॉइंट आपका d है। तो ये मान लो x1 y1 है, आपका x2 y2 है। इस फार्मूला को अप्लाई करो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला, आपको खुद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। बस मैं आपको फार्मूले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो अगर आप चैप्टर समझ जाओगे, क्वेश्चन समझ जाओगे, तो उनको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। तो बस मेरा पेपर डिस्कस करने का मोटो यही है कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है, ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन है बट अगर आपको अभी भी डाउट लगा हो तो हमें कमेंट करना, मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें सर्कल का एक क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी। फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी, हमें ए बी दे रखा है 9, बी पी दे रखा है 16 और पीटी हमें फाइंड करना है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ रखा होगा सर्कल में कि अगर एक टेंजेंट और एक सेकेंड किसी पॉइंट पे कट करते हैं, ये आपका पीटी है और ये आपका ए बी है, और एक टेंजेंट और सेकेंड किसी पॉइंट पे कट करते हैं, तो होता क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, तो पी ए इंटू में पी बी, पी ए इंटू में पी बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, क्वेश्चन आपका पहला सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। तो पी टी हमें फाइंड करना है, तो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए यानी कि 16 प्लस 9 25 इंटू में 16, तो पी टी क्या होगा, रूट ओवर 25 इंटू में 16, तो आपको क्या मिलेगा 5 इंटू 4, जो कि आपका आंसर है 20। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देन आपसे अगला क्या पूछा गया हमसे, अब चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। पहला आपका सॉल्व हो गया, 20 आंसर आएगा। अगला आपसे पूछा गया एंगल बी ए टी, तो एंगल बी ए टी बैट बी ए टी एंगल, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पी टी बी एंगल हमारा कितना है, 50 डिग्री का है। तो देखो आपको ये भी एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, मैं इसको यहाँ नोट डाउन करता हूँ। तो वही बात, अगर आप कोई भी फार्मूला नहीं पता है तो आप हमारा फार्मूला सीट वाला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे हर एक चैप्टर के सभी फार्मूले आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके बताए गए हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है बी ए टी बैट एंगल। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है, सेम कॉर्ड द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे x डिग्री तो ये भी कितना होगा, x डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो आप यहाँ पे देखो, जो आपका ये एंगल है पी टी बी एंगल, जो ये एंगल है, ये टेंजेंट और इस कॉर्ड से के बीच में बना हुआ है। इस कॉर्ड, सॉरी, टेंजेंट और जो कई एंगल है बी टी कॉर्ड और टेंजेंट पी टी के बीच में बना है। तो सेम बी टी कॉर्ड द्वारा सर्कमफ्रेंस पे जो आपका एंगल बना है बी ए टी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए टी किसके इक्वल होगा, एंगल पी टी बी के। रीजन क्या होगा, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो आपका बी ए टी कितना आ गया, 50 डिग्री। सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है बी ओ टी। अगला आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला हमसे पूछा गया है बी ओ टी, बी ओ टी एंगल। तो बी ओ टी ये, तो बी ओ टी क्या होगा, ये वाला एंगल बी टी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बना है, और बी ओ टी सेम आर्क से कहाँ बना है, तो सेंटर पे बन रखा है। तो हमने पढ़ रखा है कि एंगल फॉर्म बाई द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म बाई इट एट द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो इसका ठीक डबल होगा, 100 डिग्री। कितना होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी ए टी। आप रीजन लिख लेना, पहला थ्योरम सर्किल का है। 2 इंटू में 50 डिग्री आ गया 100। कितना आ गया, 100। फिर आपसे पूछा एंगल ए बी टी। तो ए बी टी हमें बताना है कि ए बी टी कितना होगा, ये आपको बताना है ए बी टी कितना होगा।
तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बना है, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसके दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं हमारा होगा 40 डिग्री का, ये भी कितना होगा 40 डिग्री का, तो ये कितना आ गया 45 + 40 85 डिग्री। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। देखो आप चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, हर एक का डिफरेंट सॉल्व करने का टेक्निक है, तो आप चाहो तो इसको दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन था। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमें दे रखा है जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल जीएसटी पेड हमें फाइंड करना है। हमें दे रखा है कि हेयर ऑयल 1200 रुपये का है, 18% रेट ऑफ जीएसटी लगा है, 100 रुपये डिस्काउंट है, यानी जो आपका 1200 का तेल था वो कितने में मिला, 1100 रुपये में मिल गया। अब 1100 का 18% आपको जीएसटी देना है, तो इनको आप सॉल्व कर लो, कितना आ गया 198 रुपीज़ जीएसटी देना पड़ेगा हेयर ऑयल पे, 198 कितना 198 रुपीज़। देन 600 रुपये का सेव नट्स है, 12% जीएसटी है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 600 का 12% जीएसटी आप पे करोगे तो कितना आएगा 72 रुपीज़। तो टोटल जीएसटी पेड कितना होगा, दोनों को आप ऐड कर लो तो हमें मिल गया 270 रुपीज़ हमें जीएसटी पे करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है 3 मार्क्स में। टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल बिल हम कितना पे करेंगे, 1100 रुपये का हमारा हेयर ऑयल था, 600 का ये था और प्लस 270 रुपये जीएसटी, तो कितना हो गया हमारे पास, अगर देखा जाए तो 1870 रुपये हमें टोटल बिल पे करना होगा। हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5। बस आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में थोड़ा अच्छे से इसको लिखना होगा। ठीक है, तो जीएसटी कभी भी हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, कभी भी हमको जीएसटी कैलकुलेट करना होगा तो हरदम हम लोग सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस पे नहीं। जैसे यहाँ पे 1200 रुपये हमारा प्राइस था, लेकिन 100 रुपये का डिस्काउंट था, कितने में बेचा गया 1100 रुपये में, तो हम 1100 का जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो हमें इसके, हमारे पास इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये हमारा और सेकेंड पार्ट ये हमारा। तो पहले हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं। तो -5x - 9 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17 - 9x। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें यहाँ -5x + 45 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17 - 9x। तो हम लोग x वाले को इधर शिफ्ट करते हैं और नंबर्स को इधर शिफ्ट कर लें, तो -5x + 9x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17 - 45। तो हमें क्या मिल गया 4x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर इनको माइनस करते हो तो आपको मिलेगा -28। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो पहला पार्ट जो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -7। ठीक है, देन हम लोग सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 17 - 9x इज़ ग्रेटर देन x + 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 17 - 2 इज़ लेस देन x + 9x, मैंने साइड चेंज कर लिया तो हमें मिल गया 15 इज़ लेस देन 11x, यानी x इज़ लेस देन 15/11। ठीक है, तो इसका 2 सॉल्यूशन सेट आ गए, एंड हमें क्या मिल गया कि x इज़ लेस देन 15/11। ठीक है, तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, x हमारा कैसे बिलोंग करेगा, ओह सॉरी, इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे कि जो हमारा x होगा -7 से बड़ा होगा बट 15/11 से छोटा होगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का। और हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा नंबर लाइन फॉर्म कर दिए, ये हमारा 0 है, ये हमारा -7 है और ये हमारा मान लो 15/11 है। तो नंबर लाइन आपको पूरा यहाँ से सेड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कम्प्लीटली हम सेड करेंगे। बस यहाँ पे क्या कर देंगे, छोटा सा सर्कल छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ये आपका सिमिलरिटी का क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें दे रखा है कि इन द गिवन फिगर AC 24 है, EG 8 है, GB आपका 16 है, BF आपका 30 है, और ये कंडीशंस दे रखे हैं कि AC पैरेलल टू हमारा, ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, यानी सारे आपस में पैरेलल हैं। ठीक है,
तो हमें प्रूफ करना है कि जी ई बी सिमिलर होगा जी बी एफ के। जी ई बी, जो जी ई बी ट्रायंगल है आपका, सॉरी जी ई डी ट्रायंगल, वो किससे सिमिलर होगा, जी बी एफ के। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल आप इसके इक्वल ले लो, सेम रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बाई ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। इसका स्टेप आप खुद से लिख लेंगे। आपको फाइंड करना है डी ई। जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे तो आपको पता होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ जी ई अपॉन जी बी का रेशियो, जी ई अपॉन जी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो ई डी अपॉन बी एफ का रेशियो, ई डी अपॉन बी एफ का रेशियो। ठीक है, इतना होगा। तो जी ई आपको दे रखा है 8/16 किसके इक्वल होगा, तो ई डी बाई बी एफ जो कि हमें दे रखा है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, डी ई आपको आएगा 15। तो सॉल्व हो गया आपका सेकेंड वाला भी, डी आ गया 15। ठीक है, देखो अभी तक का देखा जाए तो सेक्शन बी में सबसे ईजी लग रहा है मुझे। देन हमने से पूछा है डी बी अपॉन ए बी का रेशियो, डी बी अपॉन ए बी का रेशियो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई बी को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, डी ई बी को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो कि एंगल बी आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये बी हमारा एंगल जो है कॉमन है इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल डी है ये किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल डी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल डी बी ई बाई ए ऑक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलर प्रूफ हो गया। अब जब ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब क्योंकि हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया है तो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी बी का रेशियो, ए बी अपॉन डी बी क्या है, मैं इसको ऐसा नोट करता हूँ क्योंकि हमें ये ऐसा चाहिए ना। तो मैं लिखता हूँ डी बी अपॉन ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो डी ई अपॉन ए सी का रेशियो, डी ई अपॉन ए सी का रेशियो। और डी ई हमने अभी फाइंड किया है 15, तो क्या आ जाएगा 15/24, सिंप्लीफाई कर लो 5/8, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 5:8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन रहा। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो और हमारे चैनल पर भी थोड़ा व्यू आ जाए। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो इसको तो खुद ड्रॉ करोगे हिस्टोग्राम, उसमें कोई नहीं है, खुद आप इसको ड्रा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हमें दिया है 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस एंड दिस। वो हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन आप कर लेना है क्योंकि हिस्टोग्राम या तो आपसे एग्जाम में हिस्टोग्राम बनाने को दिया जाता है या ऑजीब आता है, दोनों में से कोई एक 100% आ रहा होता है। तो इनको आप कर लेना और ये हाईएस्ट स्कोर है। अगर देखो हिस्टोग्राम आपका 3 मार्क्स का पूछा है तो अगर ऑजीब आएगा तो कम से कम वो 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको होगा। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सेकंड में कि 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस एंड दिस। ठीक है, कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मान लो कि लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी हम मान लेते हैं कि हमारा डी है। कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, डी है। दोबारा नोट डाउन करता हूँ कि फर्स्ट टर्म ले लेते हैं कि फर्स्ट टर्म लेट करता हूँ मैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है एंड सी डी हमारा डी है। तो हमसे बोला गया 5th टर्म कितना दे रखा है, A4, यानी A5 हमें दिया है 4, तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं A + 4D क्योंकि हमें दे रखा है 4। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया कि an इक्वल्स टू में A + n-1 इंटू में D। ठीक है, देखो जो भी है 5th बोला मैंने 4D लिखा। हमसे बोला 9th टर्म तो A9 हमें दे रखा है -12, तो ये क्या होगा A + 8D -12। अब दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिल गया -4D आ गया आपके पास 16। तो D की वैल्यू क्या आ गई, D आ गया आपका -4, D आ गया -4। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो -4 होगा। आपसे पूछा फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट करो। तो हमें क्या दिया गया था, A + 4D आपका कितना है 4 है, तो A + 4 इंटू में -4 इक्वल्स टू में 4,
तो a माइनस 16 इक्वल्स टू में 4, a आ गया आपका 20, तो फर्स्ट टर्म भी आ गया 20, d आ गया माइनस, कॉमन डिफरेंस आ गया -4 बोला सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो एसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, आप इसको अप्लाई करो, आपका सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें दे रखा है 16/2, 2 इंटू में 20 प्लस 15 इंटू में -4, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देखो अगर आपको बस फार्मूले पता है तो देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, देन 7 क्वेश्चन, 6 का पार्ट थर्ड। सिक्स के पार्ट थर्ड में आपको दिया गया है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है 6 के पार्ट थर्ड में कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखो ए आपका क्या है, जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पे तो ए कैसा होगा 4,0 होगा और बी कैसा होगा 0,4 होगा। पहला क्वेश्चन तो खत्म, ग्राफ देख के ख़त्म हो गया। ठीक है, कि 4,0 एंड 0,4। देन आपसे बोला गया कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:1 यूजिंग सेक्शन फार्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। देखो हमें पॉइंट A पता है, पॉइंट B पता है और P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम बना लेते हैं ये A हमारा B है। यहाँ पे कहीं पॉइंट P है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 4,0 है, ये आपका 0,4 है। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके आपको P निकालना है। तो बाई सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करोगे तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 0 एंड 1 इंटू 4/4। तो अभी फार्मूला आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के फार्मूले बताए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उनको ज़रूर देखें। देन 3 4 12 और 1 इंटू 0/4, तो आपको पॉइंट क्या मिल गया 1,3। तो पॉइंट्स ऑफ P आ गया हमारा 1,3। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। हमें क्या फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो P से पास करे और इनके परपेंडिकुलर और AB के परपेंडिकुलर हो। तो आपको पता होगा कि कभी भी जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है -1। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ AB, लेट द स्लोप ऑफ AB, या फिर स्लोप ऑफ AB मानते हैं, लेट नहीं करते हैं, स्लोप ऑफ AB m1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें। तो जब भी दो पॉइंट पता हो कि दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, पहला आपको दिया गया 4,0, दूसरा दिया गया है 0,4। जब भी आपको दो पॉइंट पता हो जिन दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है और हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है स्लोप निकालने का, m निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे आप लगाओ 4,0 एंड 0-4, तो आपको क्या मिल गया -1। एंड स्लोप ऑफ लाइन मान लो जो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो m1 इंटू m2 करने पे क्या मिलेगा हमें -1 आना चाहिए। तो m1 आपका पहले से ही क्या है -1 है, तो -1 इंटू में m2 होगा -1, m2 हो गया आपका 1, m2 कितना आ गया 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें मिल गया m, जो कि हमारा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर उसका स्लोप 1 है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट P से, जो कि हमें दे रखा है 1,3। तो पॉइंट P से पास कर रहा है ना, और जो कि हमें दे रखा है 1,3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला क्या है 1 पॉइंट फॉर्म। याद रखना है आपको 1 पॉइंट फॉर्म। तो हम क्या अप्लाई करते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, जो कि होता है हमारा कैसा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1। आपका m क्या है स्लोप, जो कि हमें 1 दे रखा है, और x1 क्या होगा तो 1 होगा, y1 क्या होगा 3 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन रहा। देखो आपसे पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इतना ईजी, अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, फिर अगला आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि अ बैग कंटेन 25 कार्ड्स नंबर 1 to 25 और कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 5। देखो टोटल 25 है, मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे, तो 5 होंगे, 10 होंगे, 15, 20 एंड 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/25, 1/5, खत्म।
अब परफेक्ट स्क्वायर है तो कौन कौन सा नंबर है, 4 है, 1 है, 9 है, 16 है एंड 25 है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, तो 5/25। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, 1/5। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। कितने हुए हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/25। खत्म क्वेश्चन। इतना इजी आपसे पूछ रखा है, अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो और बाकी वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि इसके सभी क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन आगे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 8 आपका ये है। ठीक है, देखो आपसे मैंने बोला था ना कि भाई शॉर्टकट मेथड मीन निकालने के लिए बोल दिया। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, आपका एक कंपोनेंट डिविडेंडो वाला क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन दोबारा हाइट एंड डिस्टेंस का है। और एक आपका देखो मैंने बताया था जैसा कि ऑजिब को देखो आपको 6 नंबर में पूरे पूछे जा रहा है। तो इस पेपर को अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ। पार्ट 3 में इसका डिटेल बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।